हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ओके, लास्ट टाइम हमने बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है टॉपिक स्टार्ट किया और उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम कुछ उसके और एक दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा हमारा रिमाइंड हो जाए, रिवाइज हो जाए। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आएंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो लास्ट टाइम हमने बायनोमियल का फार्मूला भी लिखा था, उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। तो आज कुछ मजीद हम दो चार क्वेश्चन और देखते हैं उसके उसी टॉपिक के, ताकि वो टॉपिक हमारा थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। ये एक एक्सरसाइज है। बेंट कॉइन हैज अ प्रोबेबिलिटी बेंट कॉइन क्या होता है? जो कॉइन फेयर नहीं होता और फॉलिंग हेड। बेंट कॉइन ऐसा कॉइन होता है जो फेयर नहीं होता, इक्वल टू 0.4। क्योंकि जो कॉइन फेयर होता है ना, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0.5 होती है, एंड सिमिलरली टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होती है। वो फेयर कॉइन होते हैं। अच्छा, बेंट कॉइन वो होता है जो फेयर नहीं होता। अब जो फेयर कॉइन नहीं होता उसमें हेड आने की कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मतलब 0.5 नहीं होगी, उसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस क्वेश्चन में उसने कह दिया कि एक बेंट कॉइन है और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ठीक है, उसने खुद ही बता दिया। और आपसे वो कह रहा है दिस कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। ऐसे कॉइन को 5 दफा टॉस किया जाता है। अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड। हमने अब इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। और फिर बी पार्ट में कह रहे हैं एट मोस्ट 3 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट 3 हेड। और नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0। अच्छा, 0 हेड का मतलब नो हेड भी हो गया। नो हेड भी यहाँ पे लिख सकता था और 0 हेड भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों का सेम हो गया। ओके जी, ये प्रॉब्लम आपके सामने है। अच्छा, इसमें अगर हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर जिसको हमने कहा था एन एंड पी, वो अगर हमें इस क्वेश्चन के अंदर नजर आ जाएं तो हम अपने इस क्वेश्चन को बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट में देखिएगा, ये सक्सेसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई हेड की। और देखिए हमें सारे प्रॉब्लम्स के अंदर हेड 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 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका क्या मतलब होगा, इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर हमारा सक्सेसिव इवेंट हेड है। मैंने बताया था सक्सेसिव इवेंट वो होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी होती है, वो हमारा सक्सेसिव इवेंट होता है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये सक्सेसिव हो गया।
अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल के अंदर, मतलब जब कॉइन को हम एक दफा टॉस करेंगे उस वक्त हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये ऊपर उसने बता दी है कि एक बेंड कॉइन है, उसको जब हम टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो ये P आपका 0.4 हो गया। और N कितना हो गया, कितनी दफा कॉइन को टॉस किया जा रहा है, 5 टाइम्स। ये दो वैल्यूज जैसे हमें मिल गई, हम अपने क्वेश्चन को अब बाइनोमियल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बाइनोमियल के थ्रू सॉल्व करने के लिए हमें Q चाहिए। Q की वैल्यू होती है 1 माइनस P। तो दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4, ये बन जाएगा 0.6। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, NCX P raised to the power X Q raised to the power n minus X, where n is equals to 1, sorry, x is equals to 1, 2, 3 up to n। ये फार्मूला लिख लिया हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट में ए में उसने कहा कि एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड की हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की। इसको हम मैथमेटिकल नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है, 3 और उससे अबव। तो 3 को इक्वल कर दिया और 3 से अबव मतलब मोर देन। अब इस चीज को ओपन कर दें, इसमें आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5। हम x को कहां तक लेके जाएंगे, जहां तक हमारा n होगा। n कितना है, 5। हम x को 5 तक लेके जाएंगे, 5 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ ट्रायल जो गिवन है वो 5 टाइम्स है। तो x3, x4, x5, ये आपके पास होगा एटलीस्ट 3 हेड की प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 3 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब हम बाय यूजिंग फार्मूला x को 3 लेंगे, x को 4 लेंगे, x को 5 लेंगे, उसके साथ साथ n की वैल्यू, p की वैल्यू, q वैल्यू इस फॉर्म में पुट करेंगे। इन सब की वैल्यू निकाल के उनको आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ जाएगा। जी, अब हम सारे वैल्यूज फॉर्म में पुट करेंगे। सो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू, अगर हम x3 ले लें तो n हमारा 5 है, x3 हो गया, p हो गया 0.4, 3.62, ठीक है। x की जगह 3 आ गया, क्योंकि हम x को 3 ले रहे हैं, पावर में x की जगह 3 आ गया और n माइनस एक्स मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 5 माइनस 3 2 हो गया। फिर प्लस x को 4 लेंगे, 0.4 की पावर 4 और 0.6 की पावर 1। नेक्स्ट x को 5 लेंगे, 5c5 0.4 रेज टू द पावर 5, 0.6 रेज टू द पावर 0। ओके, 5c3 का आंसर 10 होता है, इसको 10 लिख दें इंटू 0.4 की पावर 3, इसको ओपन कर लें, 0.4 रेज टू द पावर 0.4 रेज टू पावर 3। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 0.064। और 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर जो होता है आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 0.36।
प्लस 5C4 5 होते हैं, 0.4 की पावर 4, ये आपके पास आ जाएगा 0.0256 इंटू 0.6 की पावर 1, ये 0.6 आ जाएगा, प्लस 5C5 1 होते हैं, 0.4 की पावर 5, ये आपके पास आ जाएगा 0.01024 और 0.6 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा। ओके जी, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें, 10 इंटू 0.064 और मल्टीप्लाई बाय 0.36, ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई 0.2304, नेक्स्ट 5 इंटू 0.0256 इंटू 0.6, इन सब का प्रोडक्ट आ गया 0.0768 एंड प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये यही आंसर आ जाएगा 0.0102 को ऐड कर दें, आपके पास एटलीस्ट 3 हेड की पावर्टी आ जाएगी, दैट इज प्लस 0.01021024 और प्लस 0.2304। तो इन सब का सम आ गया 0.31.31744, ये आपके पास आ गई एटलीस्ट 3 हेड की प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पार्ट ए का हमने आंसर कंप्यूट कर लिया। पार्ट बी की तरफ आएंगे जी। एट मोस्ट 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 हेड। अब एट मोस्ट 3 हेड को हम नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3। एट मोस्ट का मतलब ये होता है ज्यादा से ज्यादा हम 3 हेड तक जा सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं जा सकते, 3 से कम जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x को लेस देन इक्वल टू 3 करेंगे तो इसमें तो एक वैल्यू आ जाएगी 3, दूसरी वैल्यू आएगी, अब बैक साइड पे आएंगे 2, और जो तीसरी वैल्यू आएगी वो 0 होगी, 1 और 0। x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। लेस देन 3 का मतलब हमने 0 तक आना है, हमने 0 तक इसको लेके आना है। तो लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, इसमें 3 भी आ गया, इसमें 2 भी आ गया, इसमें 1 भी आ गया, इसमें 0 भी आ गया। अच्छा, अब इसमें हम फार्मूले का यूज कर रहे हैं 4 दफा, 1 2 3 4। अच्छा, फिर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालता हूं तो इसका उलट हो जाएगा मेरे पास, मैं और करके लिख रहा हूं, ठीक है, ये और करके लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, ये इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसका उलट ये होगा, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, इसमें इक्वल टू आ रहा है, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा।
और इसकी वैल्यू को 1 में से माइनस कर देंगे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन गया। अच्छा, अब जब आप इसको देखते हैं तो 3 से अबव जाना है, 3 से अबव आपके पास क्या होगा, 5 तक जाएंगे ना, 3 से अबव, 3 से अबव हमारे पास 4 आएगा और 5 आएगा, मतलब हमें 2 वैल्यूज पे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज पे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंथी हो रहा है, ये थोड़ा उससे कम टाइम ले रहा है। तो नो डाउट इसमें हमारा टाइम कम खर्च हो रहा है, इसमें टाइम ज्यादा हो रहा है। आंसर दोनों का सेम होगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप यहां से आंसर निकाल लें या यहां से आंसर निकाल लें। अच्छा, अब जब आप 3 से अब 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये देखेंगे 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है, ये 4 की प्रोबेबिलिटी है, ये 5 की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपने पार्ट ए सॉल्व कर लिया है, तो पार्ट बी सॉल्व करने के लिए अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की तरफ आते हैं तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा, इसको ऐड करके 1 में से माइनस कर देंगे, आपके पास बी पार्ट का आंसर है। तो एक काम करते हैं, मैं बी पार्ट इस तरह से सॉल्व कर देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री से, आप घर पे बैठ के इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब ये सारी वैल्यू उठा के फार्मूले पुट करेंगे 1 बाय 1 और 4 दफा फार्मूला निकाल के उसका आंसर उसको ऐड कर देंगे। मैं इस तरह से कर रहा हूँ, आप घर पे इस टेक्निक से कीजिएगा और देखना आपका और मेरा दोनों सेम। ठीक है, तो मैंने किया लेस देन इक्वल टू 3 को कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनाते हैं, लेस देन होता है तो उसको मोर देन कर देते हैं, मोर देन होता है तो उसको लेस देन कर देते हैं। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता है तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखते, अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे। बिल्कुल इसका ऑपोजिट, जो चीज इसमें नहीं है वो चीज हमने यहाँ पे लिखनी है। जब आप लिख लें उसको 1 में से माइनस कर दें, इसका उलट लेकर इसको 1 में से माइनस करते हैं, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो इसमें हमें फायदा है, इसमें क्यों फायदा है, इसमें इसलिए फायदा है क्योंकि इसका आंसर हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 से अब 4 होता है और 5 भी होता है, और 4 और 5 की प्रोबेबिलिटीज हमने ऊपर देखें कंप्यूट की है, ये 4 है ये 5 है, तो ये 4 है ये 5 है, ये 4 है ये 5 है, ये 4 की प्रोबेबिलिटी है और ये 5 की प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस 0.0768 प्लस 0.01024, ये 4 की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये 5 की प्रोबेबिलिटी। इन सम करें, 1 में से माइनस कर दें, आपके पास एट मोस्ट 3 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये काम हमारा आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने पार्ट ए कंप्लीट सॉल्व किया हुआ था, हमने वहां से वैल्यूज उठाकर अपनी वैल्यूज फार्मूले में पुट कर दी, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो अब आप ये काम करेंगे, घर पे बैठ के इसको सॉल्व करेंगे और आप चेक करेंगे हमारा दोनों का आंसर, जो मैं कर रहा हूँ और आप जो करेंगे, दोनों का आंसर हमारा सेम होगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर देना कि कौन सा क्वेश्चन आसान है और कौन सा क्वेश्चन लेंथी है। ओके जी, 1 माइनस 0.0768 प्लस 0.01024, ये आपके पास आंसर आ गया 0.93344। ये आपका पार्ट बी जो है वो हो गया कंप्लीट। पार्ट ए में उसने एटलीस्ट पूछा था और पार्ट बी में उसने एट मोस्ट पूछा था। पार्ट सी में वो आपसे एग्जैक्ट की वैल्यू पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली 3। एग्जैक्टली 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो भी हमने पार्ट ए में सॉल्व की हुई है, हम वहां से डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं।
पार्ट सी में हमने एग्जैक्टली 3 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? ना तो लेस देन और ना ही मोर देन। एग्जैक्टली का मतलब होता है ना ही लेस देन और ना ही मोर देन, मतलब एग्जैक्ट इक्वल टू। तो एग्जैक्ट इक्वल टू देखें हमने, ये देखें, ये एग्जैक्ट इक्वल टू, ये पड़ा हुआ एग्जैक्ट इक्वल टू, ठीक है। एग्जैक्ट इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी ये बनी, मतलब ये है एग्जैक्ट इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी, ये है आपके पास एग्जैक्ट इक्वल टू, वो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये इसका आंसर है 0.230 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब डी पार्ट में आ जाएंगे। जीरो हेड, जीरो हेड भी वो कह सकते हैं आपसे और नो हेड भी कह सकते हैं। जीरो हेड नो हेड मतलब एक ही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रैंडम वेरिएबल जीरो की प्रोबेबिलिटी निकाली। रैंडम वेरिएबल जीरो की प्रोबेबिलिटी निकाली। अच्छा, जीरो इसमें नहीं है, मतलब जीरो को हमने फाइंड आउट नहीं किया हुआ, तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। क्योंकि जीरो इसमें आ रहा था, वो फिर आप घर पे बैठ के जब सॉल्व करेंगे तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ जी। सर बी का आंसर 0.91296 नहीं आएगा? ये फिर चेक कर लीजिएगा आप, कुछ डिफरेंस आ रहा है ओके इसमें। यस सर, जो मैंने कैलकुलेट किया आप वाले तरीके से उसका आंसर हो 0.91296 सकता है, आया। हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो सकता है आपसे मिस्टेक हुई हो, तो ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, ये ऊपर की कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिएगा, इसकी कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, इसकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ये आंसर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इन आंसर को मैंने यहाँ पे यूज किया है। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो फिर ये गलत होगा, फिर ये भी गलत होगा, और अगर ये सही है तो फिर ये सही होगा, फिर आपकी कोई मिस्टेक होगी उसको चेक। ये प्लस माइनस की सर मैं मिस्टेक हो रीचेक सकती है, क्योंकि जब हम हाँ क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर होते हैं तो इसकी मिस्टेक हो जाती है, या आपसे हुई होगी या मुझसे हो रही होगी, वो फिर आप चेक कर लीजिएगा। ओके, अब हमने जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हम फार्मूले को यूज करके उसमें x को जीरो लेते हैं, क्योंकि ये हमने सॉल्व नहीं किया, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व नहीं की, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, n हमारा 5 है, x 0 हो गया, 0.4 p हो गया, उसकी पावर x हो गई, 0.6 q हो गया, उसकी पावर 5 माइनस 0 5 हो गई। 5 से 0 का आंसर 1 होता है, इसकी पावर 0 ये भी 1 हो गया, और 0.6 की पावर होगी 5। इसको हम कंप्यूट कर लेते हैं, 0.6 की पावर 5 क्या होता है? 0.6 रेज टू द पावर 5, ये आपके पास आंसर आ गया 0.0776। तो आपके पास जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो आ गई 0.0776 777। ये आपका पार्ट डी कंप्लीट हो गया, मतलब यहां तक आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, और अभी मैंने एक क्वेश्चन इसका और सॉल्व किया है, ताकि वो पिछला टॉपिक आपका अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होगी आपको तो अब वो क्लियर हो गई होगी। अब हम इसी टाइप का और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमें सही तरीके से समझ में आ जाए। इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है आपको एक असाइनमेंट दूंगा आज की क्लास के बाद, ठीक है। उसका एक टाइम पीरियड होगा, तो फिर उस टाइम पे आपको फिर पोर्टल पे उसको अपने अपलोड वगैरह करना होगा, वहीं पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, वहीं पे उसकी टाइमिंग होगी, और उस टाइमिंग के अंदर अंदर फिर आपने असाइनमेंट जो है वो अपलोड करना होगा। हमारे पास असाइनमेंट में 2 टॉपिक होंगे, एक बाइनोमियल का जो हम कर रहे हैं, और एक इसके बाद जो हम और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके क्वेश्चन होंगे।
ठीक है, आज वो हम इंशाल्लाह उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर असाइनमेंट नेक्स्ट वीक में देंगे, और अगर आज कंप्लीट हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसी वीक में आपको एक असाइनमेंट भी देंगे, वो फिर आपने सॉल्व भी करना। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। बस ये कि थोड़ी आपसे प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस की। ओके जी, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। A true false quiz is given. A true false quiz is given with 5 questions. To pass, you need at least to pass this quiz. You need at least 4 right, 4 question right. You guess every answer. You guess every answer. What is the probability that? What is the probability that you will pass? हमारा टाइम पहले सेशन का कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद फिर हम 5 से 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ट्रू फॉल्स का क्विज हुआ है क्लास में, और उस क्विज के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के, और इस क्विज को पास करने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 4 क्वेश्चन सही टिक करने हैं। 5 में से उसके कम से कम 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 4 से अगर कम है तो फिर वो फेल हो जाएगा। 4 सही हो जाए या 5 सही हो जाए तो वो पास हो जाएगा। 4 पे भी पास हो जाएगा, 5 पे तो वैसे ही पास होगा। तो 3 अगर उसके सही हैं, 2 गलत हो जाते हैं तो फिर वो फेल हो जाते हैं। तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और स्टूडेंट जो है हर क्वेश्चंस को गेस करता है उसका आंसर, मतलब वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब वो हर आंसर को टिक लाजमी करता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपसे प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें कि स्टूडेंट पास हो जाए, इस क्विज के अंदर वो स्टूडेंट पास हो जाए। तो हमने पास होने की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। अच्छा, पास होने के लिए आपको क्या चाहिए, 4 क्वेश्चन एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये पास होने की प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट से है। तो इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें तो ये देखेंगे कि हमारे 2 पैरामीटर्स में है या नहीं है। पैरामीटर कौन से थे, एन और पी। अगर हम इसको बाइनोमियल से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 2 वैल्यूज इसमें हमें नजर आ रही हैं, और अगर नजर आ रही हैं तो फिर हम क्यू भी निकाल लेंगे 1 माइनस पी करके। ओके जी, एन क्या हो गया, मतलब हम अपने इस क्वेश्चंस के अंदर जो है अपना एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं, देयर आर 5 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास 5 होगी।
5 क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो n हमारे पास 5 हो गया। तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के। तो आपको आइडिया होता है कि जब हमारे पास कोई भी क्विज होता है ट्रू फॉल्स के हवाले से, तो उसके दो ऑप्शन इस तरह से होते हैं, या तो हम इस पे टिक करेंगे, इसको गलत कर देंगे, या फिर हम क्या करते हैं, इस पे टिक करते हैं और इसको रॉन्ग कहते हैं। ये होता है ना ट्रू फॉल्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन है, अगर उसमें से आप टी को टिक करते हैं, एफ को गलत कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्वेश्चन को सही टिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 50%। मतलब आधे चांसेस हैं वो सही होगा, आधे चांसेस हैं वो गलत होगा। जैसे कॉइन को हम टॉस करते हैं, हेड टेल होता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो गया, हमने क्वेश्चन को टिक किया ट्रू पे, फॉल्स पे किया, तो उसके सही होने के चांसेस क्या हो गए, 50%। इसी तरह इसके फॉल्स होने के चांसेस भी 50% होंगे। तो ये वही केस हो गया ना, हेड टेल, यस नो, ट्रू फॉल्स, वही केस हो गया ना। और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। मतलब कोई हमारे सामने कोई ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ जाए, तो ट्रू होने के चांसेस या फॉल्स होने के चांसेस इक्वल होते हैं। ये और बात है कि हम क्वेश्चन को पढ़ के फिर गेस करते हैं कि इसमें से हमने ट्रू को टिक करना है या फॉल्स को टिक करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट या ट्रू ले लें या फॉल्स ले लें, दोनों के हवाले से 1/2। तो क्यू क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो क्यू फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% 50%। हमने क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है पास होने की। तो पास होने के लिए कम से कम उसको 4 क्वेश्चन सही टिक करने हैं, और उससे ज्यादा एटलीस्ट 4। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। बस अब बाद में फार्मूला लिखें, फार्मूला लिखें और इनकी वैल्यूज पुट करके अपना आंसर लिख दें। दैट इज इक्वल्स टू 5c4 1/2 raised to the power 4 1/2 raised to the power 1 plus 5c5 1/2 raised to the power 5 1/2 raised to the power 0। 5c4 का आंसर 5 होता है, 1/2 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 की पावर 5 हो जाएगा। ये 5c5 का आंसर 1 होता है, 1/2 ये 1 हो जाएगा, ये 5 ये 2 पावर 5 आ जाएगा। 1/2 की पावर 5 जो होता है 1/32 होता है। इसको बाहर कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा 5 + 1, ये हो जाएगा 6/32। इसको डिवाइड कर दें। अच्छा, मैंने इतना लंबा चौड़ा काम किया है, आप ये सारा काम डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा लंबा चौड़ा काम कर दिया इसमें। 6/32 का आंसर आ गया 0.1875। ये आ गई आपके पास पास होने की प्रोबेबिलिटी। पास होने के लिए उसको कम से कम 4 क्वेश्चन सही टिक करने हैं। ये आ गए उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जूम मीटिंग में सेशन